प्यारे प्यारे दोस्तों, तो आज फिर से मैं आपके पास आई हूँ कहानी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। वो टॉपिक क्या है? प्रेमचंद की कहानी कला। ठीक है, तो ये दो तरह से पूछ सकते हैं आपसे। हिंदी कहानी साहित्य के विकास में प्रेमचंद का योगदान बताइए। अदरवाइज आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हिंदी उपन्यास साहित्य के उत्कर्ष में मुंशी प्रेमचंद का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो यहीं पर मैं आपसे यह भी प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके इसको लाइक करें और शेयर करें, कमेंट लिखें अच्छे अच्छे, और ज़रूर जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यू के जो छात्र हैं, जो अति व्यस्त रहते हैं या जो कि ऊपर पहाड़ों पर हैं प्रॉपरली, जिनके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती हैं, समय का भी अभाव है, तो उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी जो है ज्ञानार्जन हो सके और वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो सके। ठीक है, तो सुनिए। हिंदी कहानी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद युग का विशेष महत्व है। प्रकार एवं परिमाण दोनों ही दृष्टियों से कहानी का वास्तविक विकास इसी युग में हुआ है। जिस प्रकार प्रेमचंद इस काल के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, उसी प्रकार कहानी के क्षेत्र में भी वे अपूर्व हैं। प्रेमचंद की कहानी कला में उनके युग की समस्त विशेषताएं समाहित हो जाती हैं। प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता है आदर्शवाद एवं यथार्थोन्मुखता। वे मानव मन के सूक्ष्म पक्षों का उद्घाटन करते हैं। उनकी आरंभिक कृतियों की अपरिपक्वता को सरलता से पकड़ा जा सकता है, किंतु अत्यधिक परिश्रम से उन्होंने इस कमी को शीघ्र ही पूरा कर लिया है। प्रेमचंद की कहानियाँ, तो प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ हैं बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, तावान, बड़े भाई साहब, ईदगाह, कफन, होली का उपहार, बेटों वाली विधवा, अलग योझा, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, ठाकुरों का कुआं आदि। इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद कहानी के शिल्प की तलाश में लगे रहे। अब देखिए, हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की देन सर्वतोमुखी है। सेवा सदन उनकी पहली प्रौढ़ रचना है, जिसमें प्रेमचंद के ही नहीं अपितु संपूर्ण उपन्यास साहित्य को एक नवीन दिशा दी है, और नवीन दिशा में मोड़ने में जिसको की सामर्थ्य प्राप्त है। ठीक है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि तथा गोदान प्रेमचंद के विख्यात उपन्यास हैं। अपने उर्दू के उपन्यासों को भी उन्होंने बाद में हिंदी में रूपांतरित किया। जलवा ए ईसार का रूपांतर वरदान शीर्षक से प्रकाशित हुआ तथा हम खुरबा व हम सबाब को परिष्कृत रूप देकर प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया। मूल रूप से प्रेमचंद का पहला उपन्यास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो है क्या? कायाकल्प। क्या है? कायाकल्प। अब देखिए विशेषताएं। ठीक है, अब एक हेडिंग है विशेषताएं। तो प्रेमचंद ने युगीन यथार्थ का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया। उनके साहित्य में आदर्शवाद एवं यथार्थवाद का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने अपने कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन, किसानों व श्रमिकों के शोषण, समाज के दीनहीन वर्ग के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो क्या लिखते हैं? प्रेमचंद जी के अध्ययन से सारा उत्तरी भारत जाना जा सकता है। झोपड़ी से लेके महलों तक, बैंकों से गांवों तक, अमीरों से कृषकों तक, पंचायतों से धारा सभाओं तक, समाज के प्रत्येक वर्ग के आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार का परिचायक इनसे बड़ा कोई नहीं। प्रेमचंद की साहित्य की विशेषताएं असीमित हैं। कतिपय विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित है। शीर्षक, देखिए विशेषताओं में हम नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके चलेंगे। तो पहला जो हुआ, रोमन में लिख सकते हैं आप, या 1 2 3 करके नंबरिंग कर सकते हैं। क्या है? शीर्षक। शीर्षक का संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना ही उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यानी किसका? शीर्षक का। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त और साथ में सारगर्भित। प्रेमचंद ने रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान, मंत्र, कफन आदि रचनाओं का संक्षिप्त एवं सारयुक्त शीर्षक चुना है। संपूर्ण कथा वस्तु इन शीर्षकों में सिमटी हुई से प्रतीत होती है। अब देखिए, आप पढ़ेंगे कथा वस्तु। तो
ये सेकंड पॉइंट हो गया। मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में मानव जीवन की विविध प्रवृत्तियों को उभारा है। देशाभिमान से भी उनकी कहानियां छुटी नहीं हैं। मर्यादा की बेटी, रानी सारंधा, मैकू आदि कहानियों की कथा वस्तु देश प्रेम की पवित्र भावना से ओतप्रोत है। उनके कथानक सुधारवादी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, यथार्थवादी चित्रण, प्रगतिशीलता आदि को मुखर करते हुए उनके कथानक सरस, सुसंबद्ध तथा क्रियात्मकता से समन्वित हैं। प्रेमचंद की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ बहुत गहरी है। मानव मनोविज्ञान का उन्होंने गहन अध्ययन किया है, जिसकी झलक उनकी कहानियों व उपन्यासों में भी मिलती है। अब जो है आप सब हेडिंग लिखेंगे थर्ड विशेषताओं के अंतर्गत। पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रेमचंद के पात्रों का चरित्र उनके कथानक के अनुकूल है। ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही प्रकार के पात्रों का उनके कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक निरूपण हुआ है। प्रेमचंद समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण करते हैं, अतः उनके कथा साहित्य के पात्र भी समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। होरी उनके उपन्यास गोदान का प्रमुख पात्र है। उसके मुख से भारतीय किसान बोलता है तथा उसके हृदय में भारतीय किसान का हृदय धड़कता है। ग्रामीण पात्रों में मानवता के सूक्ष्म पहलू हैं तथा नगरीय पात्र आदर्श प्रेम से के प्रतिपादन के निमित्त गढ़े हुए हैं। जमींदारों, साहूकारों और सरकारी कर्मचारियों का बहुत ही यथार्थ चित्रण हुआ है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में पात्र सेवा, त्याग, परोपकार जैसी उदात्त भावनाओं से युक्त हैं तथा राष्ट्रीय आंदोलनों का सूत्रपात करने वाले पात्रों के माध्यम से देश के प्रति प्रेम दिखाया गया है या कह सकते हैं दर्शाया गया है। समाज के उच्च वर्ग द्वारा शोषित निम्न वर्ग के पात्रों का यथार्थ चित्रण है। प्रेमचंद जी के उपन्यास एवं कहानी साहित्य में पात्र सामाजिक शोषण के विरुद्ध संघर्षरत हैं। कृषकों के तत्कालीन दयनीय दशा का हृदय छू लेने वाला चित्रण प्रेमचंद के कथा साहित्य में मिलता है। ये पात्र प्रेमचंद की लेखन प्रतिभा को दिग्दर्शित करते हैं। उनके नारी पात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं। गोदान की धनिया तथा लग्योझा की पन्ना ग्रामीण नारियों की मनोभावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा गोदान की ही मालती शिक्षित महिलाओं का मनोविज्ञान प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद्र की पात्र योजना का विवेचन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखिए, ऐसे कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप अपने जो उसमें ज़रूर ही आंसर में कोट कीजिए इनको। क्या लिखते हैं रामविलास शर्मा जी? इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे आप। देखिए, समाज ही पीड़ित विधवाएं, सौतेली माताओं से परेशान बालक, मेहनतों और पुरोहितों से ठगे जाने वाले किसान और दूसरों की गुलामी करके पेट भरने वाले अछूत, महाजन का सूद भरते भरते जिंदगी गारत करने वाले किसान, ये और इस तरह के सभी लोग कहानीकार प्रेमचंद में एक अच्छा दोस्त और सलाहकार पाते हैं। समाज के अन्यायी और अत्याचारी, निठल्ले और मुफ्तखोर अंग्रेजी राज्य के वफादार मददगार प्रेमचंद में अपनी वह असली सूरत देख सकते हैं, जैसे कि जनता का पक्ष लेने वाले एक सजग साहित्यकार को दिखाई देती है। संवाद, उनकी रचनाओं की कथात्मकता ने संवादात्मकता को दबा दिया है। प्रारंभिक कहानियों में संवादों की शक्तिहीनता है, किंतु परवर्ती रचनाओं में संवादों की कलात्मकता चरम सीमा का स्पर्श करती है। प्रेमचंद की संवाद योजना पात्रानुरूप है। अलग योझा कहानी से एक उदाहरण देखिए। पन्ना तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। अब देखिए फिफ्थ हेडिंग, सब हेडिंग जो विशेषताओं के अंतर्गत है, वातावरण व देशकाल। प्रेमचंद की कहानियाँ उनके आसपास के वातावरण से संबद्ध हैं। वे ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए थे, तो ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रों से उनकी कहानियों व
उपन्यासों का सौंदर्य निखरा है। इसके अतिरिक्त कस्बों का जीवन, सत्याग्रह आंदोलन, स्कूल एवं कॉलेज का वातावरण भी इनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति पाता है। अंतर प्रकृति के साथ साथ बाह्य प्रकृति द्वारा भी इन्होंने अपनी कथा के वातावरण की संरचना की है। राजनैतिक वातावरण का भी इनकी रचनाओं में यथार्थपरक रूप प्रकट होता है। मुंशी प्रेमचंद की ऐतिहासिक कहानियां भी प्राणवान है। इनमें ऐतिहासिक वातावरण मुखरित है। इस प्रकार देशकाल व वातावरण की दृष्टि से प्रेमचंद का कथा साहित्य अत्यंत सहज, स्वाभाविक व कलात्मक है। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषमताओं यथा राजनीतिक कूटनीति, कृषकों के शोषण, जमींदारों की कुप्रवृत्तियों, गांधीवादी दर्शन, सामाजिक रूढ़ियों तथा इन सब के बीच में पिसते मानव मूल्यों का सशक्त चित्रण किया है। अब देखिए 6 पॉइंट क्या आता है। भाषा शैली। शिल्प एवं भाषा की दृष्टि से भी प्रेमचंद ने हिंदी कहानी एवं उपन्यास को विशिष्ट गौरव दिया। विषय के अनुरूप भाषा प्रयोग की जो कलात्मकता प्रेमचंद के साहित्य में है, वह अन्य किसी साहित्यकार में दुर्लभता से ही प्राप्त होती है। शब्दों के चुनाव एवं वाक्य योजना की दृष्टि से इससे सरल एवं बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं आप। सीधी सादी भाषा के प्रयोग से जीवन के गूढ़ सत्यों को उद्घाटित करना प्रेमचंद जैसे समर्थ कथाकार के ही वश की बात है। उन्होंने जनसाधारण के लिए बोधगम्य, मतलब जिससे कि आसान से आसान जो जनसाधारण है, जो ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, वो भी समझ सके, तो क्या किया है, साहित्य रचना की है एकदम साधारण भाषा में। किंतु भाषा की सरलता को निर्जीवता और नीरसता उत्पन्न करने वाली नहीं कह सकते। सत्य तो यह है कि अकेले गोदान उपन्यास में उनकी भाषा में जो विविधता है, वह हिंदी के उपन्यास साहित्य में अति दुर्लभ है। भाषा के सटीक, सार्थक और व्यंजनापूर्ण प्रयोग में यह सभी कथाकारों को पीछे छोड़ देते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुधा मिलता है, बहुधा मतलब अक्सर मिलता है। मुंशी प्रेमचंद की शैली का मुख्य रूप कथात्मक है। सरसता, मधुरता एवं चुटीलापन भी इसमें स्थान स्थान पर मिलता है। उन्होंने प्रमुखतः जिन शैलियों को अपनाया वे हैं चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक आदि। आत्मकथात्मक रचनाओं में पत्र शैली का प्रयोग मिलता है। अब देखिए 7 पॉइंट उद्देश्य। प्रेमचंद जी ने चारों ओर फैले जीवन की समस्याओं के यथार्थ रूप को आदर्शवाद से समन्वित कर प्रस्तुत किया। उनकी रचनाशीलता का उद्देश्य पारिवारिक विखराव, सामाजिक असमानता, जमींदारों एवं पूंजीपतियों के अत्याचार, घर एवं समाज में स्त्री की भूमिका, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, दहेज की कुप्रथा आदि का प्रकाशन कर उन्हें दूर करने के लिए समाज को प्रेरित करना है। संक्षेप में मानवता की साधना उनका संकल्प था तथा इसके लिए जीवन भर उन्होंने जो है सार्थक परिश्रम किया था। अब जो है जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, विशेषताएं तो पूरी हो गई थी। अब नेक्स्ट हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, क्या विशेषताओं के बाद में सेकंड हेडिंग आप बड़ा आ लिख सकते हैं या क ख लिख रहे हैं तो पहली विशेषताएं क थी तो इसको ख लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा, कहानी एवं उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का स्थान, ये हेडिंग हो जाएगी मोटी मोटी, इसमें लिखेंगे आप और कंक्लूड कर देंगे या उपसंहार दे देंगे। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के अभाव में हिंदी साहित्य निष्प्राण है। वे हिंदी कहानी एवं उपन्यास की वे धुरी हैं। उनके पग यथार्थ के कठोर धरातल पर अवस्थित हैं। कल्पना की सतरंगी उड़ान उन्हें रुचिकर नहीं लगती। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को उसकी संपूर्ण मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। इसकी पृष्ठभूमि में उनका गहरा अनुभव एवं तीव्र संवेदना है। वस्तुतः प्रेमचंद ने कहानी एवं उपन्यास साहित्य को यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठित किया, अतः उनको उपन्यास सम्राट के साथ साथ कथा साहित्य का सम्राट कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।